वेलकम स्टूडेंट्स। तो जिस वीडियो का आप सबको इंतज़ार था मैं लेके आ चुका हूँ, यानी माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम 2025 का सजेशन फिज़िकल साइंस का। तो सजेशन में पिछले साल की तरह मैं लॉन्ग क्वेश्चंस का ही सजेशन सिर्फ दूंगा, जो कि है ग्रुप डी, और इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और टोटल 12 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना पड़ता है, यानी 12 इंटू 3 मार्क्स 36 मार्क्स का टोटल ये ग्रुप होता है। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सजेशन चैप्टर वाइज, और साथ साथ इसका PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 2 में है बिहेवियर ऑफ गैसेस, हिंदी में गैसों का आचरण। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट चार्ल्स लॉ रिलेटेड टू गैसेस एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। चार्ल्स का लॉ लिखना है और उसको ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, चार्ल्स का जो नियम है वो लिखना है और उसको ग्राफ के आकार में दिखाना है। दूसरा है व्हाट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, व्हाई इज़ इट सो कॉल्ड। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गैस नियतांक। ओके, नंबर 3 है इस्टेब्लिश द कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम और बॉयल्स का जो नियम है ये दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म लिखना है, यानी संयुक्त आकार। नंबर 4 है स्टेट बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल्स का लॉ लिखना है, बॉयल्स का कुलिया या बॉयल्स का नियम। उसके साथ में इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया हूँ, व्हेन ए बैलून इज़ इन्फ्लेटेड बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीज। जब एक बैलून को फुलाया जाता है तो उसका प्रेशर यानी दबाव और वॉल्यूम यानी आयतन दोनों ही बढ़ता है। इस बॉयल्स लॉ वायोलेटेड हेयर, तो क्या यहाँ पे बॉयल का लॉ वायोलेट होता है यानी उसके खिलाफ होता है, या जो बॉयल का जो लॉ है क्या उसका उल्लंघन होता है, ये बताना है। नंबर 5 है इस्टेब्लिश आइडियल गैस इक्वेशन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोज लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज का जो लॉ है तीनों को मिलाकर बनता है आइडियल गैस इक्वेशन। इसको बना के दिखाना है, यानी PV = nRT ये। ठीक है, PV = nRT ये दिखाना है आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण। जो मैं हिंदी टर्म बता रहा हूँ सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। नंबर 6 है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के लॉ से एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट लिखना है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या उसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, परम ताप। स्टेट एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज का लॉज भी साथ में लिखना है, एवोगाड्रो का नियम। नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय रियल गैस एंड आइडियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस से आप क्या समझते हैं, यानी जो है एक हो गया रियल गैस प्राकृतिक गैस यानी वास्तविक गैस, और दूसरा हो गया आइडियल गैस यानी आदर्श गैस। स्टेट 2 रीजन्स फॉर डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस से जो है बिहेवियर में अलग हो जाता है, इसका 2 रीज़न लिखना है। यानी जो आदर्श गैस है, रियल गैस है, वास्तविक गैस है, वो उसका जो आचरण है वो रियल गैस से जो विचलन हो जाता है उसका 2 कारण लिखना है। तो ये हो गया चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन। अब चैप्टर 3 में आते हैं जहाँ केमिकल कैलकुलेशन है। तो केमिकल कैलकुलेशन में मैंने जो भी बनाया है इसका मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक, तो पहला जिसे मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ Cu टर्निंग्स यानी कॉपर का जो चूर होता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 64 ग्राम ऑफ SO2 गैस। यानी कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर कितना ग्राम कॉपर चाहिए जिससे 64 ग्राम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे सारा ये दिया हुआ है, आंसर भी मैंने लिख दिया है। आंसर होगा कॉपर 63.5 ग्राम्स, और H2SO4 भी ये निकालना है, ये भी कितना लगेगा, ये होगा 196 ग्राम्स। बाकी सब दिया हुआ है। और ये चैप्टर 2 का जो ये बाकी क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर 3 का ये बाकी क्वेश्चन है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी बताना है। ठीक,
मैं इसके बाद आ जाता हूँ चैप्टर नंबर 4, थर्मल फेनोमिना। ठीक है, थर्मल फेनोमिना, ऊष्मा की घटना हिंदी में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एपरेंट एंड रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का रियल और एपरेंट एक्सपेंशन से आप क्या समझते हैं। हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, यानी इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड यानी तरल का एपरेंट एक्सपेंशन आभासी प्रसार और रियल एक्सपेंशन वास्तविक प्रसार से आप क्या समझते हैं और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज 17 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। कॉपर का जो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, ये इसका क्या मतलब है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो तांबे का रैखिक प्रसार क्या गुणांक। और इसके साथ है, नेम ए नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक नॉन मेटल का नाम लिखना है जो कि हीट का गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। एक अधातु का नाम जो कि ताप का अच्छा चालक है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, राइट इट्स एसआई यूनिट। सरफेस एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, और इसका एसआई यूनिट लिखना है, यानी क्षेत्र प्रसार का गुणांक क्या डिफाइन करें, उसको लिखें, और उसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक। नंबर 4, राइट डाउन द 3 फैक्टर्स ऑन विच कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू ए सॉलिड सब्सटेंस डिपेंड। एक सॉलिड सब्सटेंस में जो हीट कंडक्शन होता है, हीट बहता है, तो वो किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन 3 फैक्टर पे, उसको लिखना है। यानी एक ठोस वस्तु से जो हीट चालक होती है, तो वो किन 3 चीज़ों पर, किन 3 कारकों पर निर्भर करती है, उसके बारे में लिखना है। नंबर 5 है, हाउ थर्मल रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज एनालॉगस विथ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। यानी थर्मल रेसिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी दोनों एनालॉगस है, यानी एक दूसरे के इक्वल, जैसे एक जैसा है। ये कैसे है, इसको दिखाना है। यानी थर्मल रेसिस्टिविटी यानी तापीय प्रतिरोधकता और विद्युतीय प्रतिरोधकता आपस में एनालॉगस यानी अनुरूप है, इसको लिखना है ये कैसे। नंबर 6, मेंशन 2 सिमिलरिटीज़ बिटवीन हीट कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हीट कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में 2 सिमिलरिटीज़ लिखना है, यानी दोनों में जो सेम है, इस तरह 2 बातें लिखना है। सॉरी, तापीय चालकता और विद्युतीय चालकता में 2 सिमिलरिटीज़ लिखना है, समानताएं। विच मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ठीक, हिंदी में किस वस्तु के ऊष्मा चालकता का गुणांक सबसे अधिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 यानी लाइट या प्रकाश, हिंदी में प्रकाश। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन का 2 लॉज लिखना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन की नियम लाइट के, इसके 2 नियम लिखना है। राइट ऑल्सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ। सेकेंड नियम का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है सेकेंड लॉ के बारे में। नंबर 2, प्रूव फॉर ए स्फेरिकल मिरर आर इक्वल टू 2f। एक स्फेरिकल मिरर के लिए आर इक्वल टू 2f हो तो ये प्रूव करके दिखाना है, यानी गोलीय दर्पण के लिए ये सिद्ध करके दिखाना है, प्रमाण करके। नंबर 3, व्हाट इज़ मायोपिया, व्हाट आर इट्स कॉजेज, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इट। मायोपिया क्या है, एक बीमारी है या निकट दृष्टि, हिंदी में शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, और इसका वजह क्या है या कारण क्या है, और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। नंबर 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास is 1.5 and that of water is 1.33. If the velocity of light in glass be 2 × 10⁸ meter per second, what is the velocity of light in water? कहा जा रहा है गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और पानी का 1.33। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक।
तो गिलास का है 1.5 और पानी का है जल का 1.33। और कहा जा रहा है गिलास में जो लाइट का वेलोसिटी है वो इतना है, वेग, लाइट का वेग, प्रकाश का वेग। तो पानी में कितना होगा लाइट का वेलोसिटी या प्रकाश का वेग, इतना आंसर है। इसको भी मैं बना के दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट है इतना, तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। आंसर है 1.67। ये भी मैं बना के दिखा दूंगा और ये क्वेश्चन बनाऊंगा साथ ही साथ में पढ़ूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अरेंज एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज एंड गामा रेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज और गामा रेज, इन तीनों रेज को लिखना है कि किनका वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, यानी जिनका वेवलेंथ सबसे कम है पहले वो लिखना, फिर उसके बाद जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वो लास्ट में, इस तरह से। राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज का एक हार्मफुल इफेक्ट या फिर जो है हानिकारक प्रभाव। नंबर 8 है, व्हाट इज़ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्सन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण। ठीक। डज डिस्पर्सन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन वैक्यूम। क्या लाइट का डिस्पर्सन वैक्यूम यानी खला में या फिर निर्वात में ये होता है। और साथ में है नेम ए नेचुरल फेनोमिना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्सन का एक नेचुरल फेनोमिना या प्राकृतिक घटना लिखना है। और उर्दू में कुदरती मजहर। तो लाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कुदरती मजहर क्या होता है, रेनबो होता है। ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग किसे कहते हैं, या प्रकाश का प्रकीर्णन। वाई डज द स्काई एपियर ब्लू ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में जो है वो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। नंबर 10, व्हाट इज़ प्योर एंड इम्प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर और इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या है, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे कि वर्णपट। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध वर्णपट क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू गेट प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम पाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। आते नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत। तो पहला है, राइट जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जूल्स का लॉ लिखना, जूल्स का नियम। नंबर 2, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ का रूल नियम लिखना है। इन विच इंस्ट्रूमेंट दिस रूल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। तो ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है किस इंस्ट्रूमेंट में, किस यंत्र में यूज़ किया जाता है, कौन सा आला में। नंबर 3, कंपेयर CFL एंड LED लैम्प्स। CFL और LED लैम्प्स में कंपेयर करना है, यानी इनमें फ़र्क लिखना है या तुलना करना है। नंबर 4, व्हाट इज़ AC एंड DC। AC DC क्या है। राइट वन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। DC के मुकाबले AC का एक एडवांटेज लिखे, यानी उसका जो फ़ायदा लिखें। नंबर 5, व्हाट इज़ BOT। BOT क्या है। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है, बरकी फ्यूज़ या विद्युतीय फ्यूज़, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, खूबी। नंबर 6 है, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है या समतुल्य प्रतिरोध, इसको ये पिक्चर है इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। आंसर है 30 ओम। इसके बाद यहाँ भी 2 क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अभी मैं पढ़ूंगा तब बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, चैप्टर नंबर 7 है, एटॉमिक न्यूक्लियस में है। ठीक है, परमाणु नाभिक। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ यूरेनियम 92-238 emits an alpha particle and a beta particle, then calculate the atomic number and mass number of the new element। अगर यूरेनियम के इस एक न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल अगर बाहर निकलता है, तो जो नया एलिमेंट बनेगा
तो उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर लिखना है। तो साथ में है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन, सूरज में जो एनर्जी का है वो सोर्स क्या है। नंबर 2 है व्हाट इज़ मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, इनमें क्या रिलेशन है यानी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। नंबर 3 व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, नाभिकीय और रिएक्टर। राइट टू यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का 2 इस्तेमाल लिखना है। कंपेयर न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न में 2 फर्क लिखना है, 2 अंतर लिखना है। कंपेयर अल्फा बीटा एंड गामा रेज विथ रेस्पेक्ट टू मास, चार्ज, पेनिट्रेटिंग पावर एंड आयोनाइजिंग पावर। अल्फा बीटा गामा रेज में फ़र्क लिखना है, कंपेयर करना है। तो इन चीज़ों पे इनका मास में फ़र्क लिखना, चार्ज में, पेनिट्रेटिंग पावर में और आयोनाइजिंग पावर में। ओके, इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 जो है ये मैं 2023 में जो सजेशन दिया था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग सेम है उसी टाइप का। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखें। हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हिंदी में आधुनिक आवर्त नियम। और उस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं यानी कितने आवर्त, और कितने ग्रुप्स होते हैं यानी कितने वर्ग होते हैं। नंबर 2 एक्सप्लेन द कंट्रोवर्सी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन का पोजीशन है वो कंट्रोवर्सी क्यों है यानी विवादित क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 पोजीशन है, हमें पता है। नंबर 3 द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी आर 6, 8 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। 3 एलिमेंट है, 3 तत्व हैं और उनका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, ये सब दिया हुआ है 6, 8 और 10 है। नंबर 1 क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा यानी विद्युत ऋणात्मकता। नंबर 2 फाइंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट सी, एलिमेंट सी का पोजीशन क्या होगा पीरियोडिक टेबल में। नंबर 3 विच वन इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज, इसमें किसका साइज सबसे छोटा होगा। नंबर 4 व्हाट इज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनन ऊर्जा। अरेंज बेरिलियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ते हुए क्रम में या बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से सजाना है। नंबर 5 डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है लिखना है। हाउ डज इट चेंज एलोंग पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड और ग्रुप में ये किस तरह से चेंज होता है यानी कब किधर बढ़ता है किधर कम होता है ये लिखना है। नंबर 6 ये 2023 में आया था, हाई मदरसा एग्ज़ाम में भी आ चुका है। राइट विथ एन एग्जाम्पल व्हाट इज़ मीन्ड बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से क्या समझते हैं। और मेंशन 1 प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पीरियोडिक, ऐसा एक प्रॉपर्टी लिखना जो कि पीरियोडिक नहीं होता है। तो हमें पता है रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक नहीं होता है। नंबर 7 में है विच पीरियड इज़ कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, कौन सा पीरियड का सबसे छोटा पीरियड कहा जाता है। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस पीरियड, इस पीरियड में कितना एलिमेंट है, कितना तत्व है। राइट द नेम्स ऑफ दिस एलिमेंट, और उन एलिमेंट का तत्व का नाम लिखना है। चैप्टर 8 का सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये माध्यमिक 2023 में आया था इसी टाइप का। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट से आप क्या समझते हैं यानी तीव्र विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, एग्जाम्पल के साथ। नंबर 2 व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट द कैथोड एंड एनोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज कैरिड आउट विथ प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करके जब हम एसिडिफाइड वाटर यानी तेजा मिले हुए पानी को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड पर हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है यानी कौन कौन सा गैस मिलता है। ठीक है, अम्लीय जल में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी अपघटन करते हैं जब।
उसके बाद है वाई एसिडिफाइड वाटर इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की जगह एसिड वाला वाटर क्यों यूज़ करते हैं। नंबर 3, व्हाट इज़ वोल्टामीटर, वोल्टामीटर क्या है। वाई डीसी करंट इज़ यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में डीसी करंट क्यों यूज़ करते हैं। नंबर 4, व्हाट आर यूज्ड एज कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आयरन स्पून विथ निकल, एक आयरन के स्पून को यानी लोहे के चम्मच पर अगर निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो यानी निकल का परत चढ़ाना हो तो कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से क्या क्या यूज़ करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब हिंदी में विद्युत लेपन। नेक्स्ट व्हाट इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है यानी हिंदी में विद्युत शुद्धिकरण। व्हाट आर यूज्ड एज कैथोड एंड एनोड फॉर प्यूरिफाइंग कॉपर, कॉपर को प्यूरिफाई करना है अगर तो फिर कैथोड और एनोड के हिसाब से क्या यूज़ करेंगे। नंबर 6, राइट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेंशनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, एल्युमिनियम को अगर हमको एक्सट्रैक्शन करना हो यानी निकालना हो, निकासी एल्युमिनियम की निकासी के लिए क्या क्या ये सब को पॉइंट को लिखना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होगा, इलेक्ट्रोड क्या क्या यूज़ होगा, इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड में क्या क्या यूज़ होगा, और रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड में क्या क्या रिएक्शन होगा उसको भी लिखना है। ये चैप्टर 8 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्री, इसमें जो है हमें पता है एसिड वगैरह बनाने का जो प्रोसेस होता है ये सब है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का तरीका लिखना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, ठीक है, इक्वेशन के साथ। राइट डाउन विथ इक्वेशन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नंबर 2, डिस्क्राइब विथ इक्वेशन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर ऑफ यूरिया, यूरिया को कैसे तैयार करते हैं इंडस्ट्री में लिखना है। तो ये 2024 में आ चुका है, माध्यमिक 2024 में, वो लोग छोड़ देंगे इसको, हाई मदरसा वाले करेंगे। नंबर 3 है राइट द कंडीशन एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, हेबर के तरीके से एमोनिया कैसे बनाया जाता है इसको लिखना है। नंबर 4, राइट डाउन विथ इक्वेशन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड के तरीका से नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाएगा लिखना है, इसको कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो ये सब में से कोई ना कोई एक ज़रूर आता है, हर साल ही आता है, कभी नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, कभी सल्फ्यूरिक एसिड, कभी आ जाएगा यूरिया बनाने का, कभी आ जाएगा आपका एमोनिया का, आता ही है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 5, हाउ नाइट्रोलियम कैन बी प्रिपेयर्ड, मेंशन इट्स यूज़, नाइट्रोलियम कैसे बनाया जाता है इसका यूज़ लिखना है। अब आते लास्ट यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें जो जो क्वेश्चन दिया मैंने, पहला है व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या है, समाव्यपता। गिव वन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल लिखना है। नंबर 2, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विथ एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप को लिखना है एग्जांपल के साथ, और इसके साथ लिखना है कॉन्वर्ट C2H5OH टू C2H4, ठीक है। इसको इसमें किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल से ये मीथेन ईथेन है ना, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। नंबर 3, राइट द कंडीशंस एंड इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन विथ हाइड्रोजन, एसिटिलीन और हाइड्रोजन का जो है इक्वेशन के साथ लिखना है किस तरह से ये चेंज होगा। मानिए एसिटिलीन को जब हाइड्रोजन से करेंगे तो हमें ये मिलेगा C2H2 से C2H6 मिलेगा, इसको लिखना है, ओके। और लास्ट में इधर है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C2H4O2, एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, और उसका जो फार्मूला ये है द कंपाउंड इज सोलूबल इन वाटर, पानी में घुलता भी है, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ NaOH, जब इसको NaOH से रिएक्ट करवाया जाता है, क्रिया कराया जाता है तो सोडियम एसीटेट बनता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। राइट द केमिकल इक्वेशन भी लिखना है उस रिएक्शन का। वाई मेथाइल मार्कप्टन इज मिक्सड विथ LPG, LPG में मिथाइल मार्कप्टन क्यों यूज़ किया जाता है। नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ नंबर 1 नेचुरल पॉलीमर का नाम लिखना है।
नंबर 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का नाम, और नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। नंबर 6 कंपेयर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट 1 यूज़ ऑफ CNG का एक यूज़। इसके साथ साथ कुछ आप लोग ये भी प्रैक्टिस करें, मेथाइलेटेड स्पिरिट है ना, ये सब भी उसके यूज़ के बारे में लिखेंगे, ये सब भी क्वेश्चन रहता है। और अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल में। तो पहले जो है चैप्टर 3 का ये जो मैंने क्वेश्चन भी बताया था, इसका सॉल्यूशन देखें। तो ये सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन है ना, कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का, इसको करेंगे कॉपर सल्फेट बनेगा, पानी बनेगा और सल्फ्यूर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो हमें निकालना था, ये इसको निकाल लेंगे, इसका मोलिकुलर मास, मोलर मास। तो ये S32 हो गया, और ऑक्सीजन 16, ये 2 है तो 16 दूनी 32, 32 32 64। तो ये 64 ग्राम ही था, यानी ये कितना हो गया 64 ग्राम, यानी 1 मोल हो गया। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया 2 है, यानी 2 मोल। Cu 1 है तो 1 मोल। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि SO2 का 64 ग्राम मतलब 1 मोल। तो 1 मोल SO2 के लिए कितना मोल सल्फ्यूरिक एसिड लग रहा है, 2 मोल, और ये 1 मोल लग रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि कॉपर कितना लगेगा 1 मोल। तो कॉपर का 1 मोल यानी 63.5 ग्राम्स, और सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल लगेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल लगेगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल होता 98 ग्राम्स का, 2 मोल हो जाएगा 196 ग्राम्स। ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, यानी उदासीनीकरण करने के लिए कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का ज़रूरत पड़ेगा। ये जगह 4.9 ग्राम। तो कैसे होगा देखें। सबसे पहले तो इक्वेशन ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक, कोई भी ऐसा इक्वेशन आ सकता। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलकर बनेगा सोडियम सल्फेट और पानी। तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम्स हो गया, और ये हो जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 है, साथ में 80 ग्राम हो गया। तो 80 ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो कितना सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा 98 ग्राम्स। तो 80 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज न्यूट्रलाइज्ड बाई 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो 1 ग्राम के लिए चाहिए 98/80 हो जाएगा। और 4 ग्राम, ये 40 नहीं है, 4 ग्राम, 4.0, 4 ग्राम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते तो कितना लगेगा 98/80 इंटू 4, काट के कितना आ गया 4.9 ग्राम्स। ठीक है, तो यह हो गया आंसर। नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP। यानी कहा जा रहा है हाइड्रोजन का 11.2 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए STP पर कितना ग्राम मैग्नीशियम का आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगा, जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी क्रिया करेगा। तो आंसर है 12 ग्राम। तो कैसे होगा देखिए, मैग्नीशियम और H2SO4 क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम कितना होता है 24 ग्राम होता है इसका मोलर मास, और H2 का कितना हो गया, अगर हम मोल में देखेंगे तो 22.4 लीटर होता है, 1 मोल है ना, 1 मोल 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए कितना चाहिए मैग्नीशियम, 24 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए 24/22.4 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। तो 11.2 लीटर के लिए कितना चाहिए, इंटू करेंगे, ये काट के कितना गया 12 ग्राम, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 558 ग्राम ऑफ Fe, यानी बाय द रिडक्शन ऑफ Fe2O3 विथ एल्युमिनियम एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में एल्युमिनियम का Fe2O3 के साथ रिडक्शन या ऑप्शन से कितना ग्राम एल्युमिनियम का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे जो है 558 ग्राम लोहा प्रोड्यूस होगा, यानी उत्पन्न होगा।
ठीक होगा। और उसके साथ में बोला है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3 विल बी रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। इसमें Fe2O3 कितना मोल यूज होगा ये भी लिखना। ये माध्यमिक 2019 का क्वेश्चन था। तो पहला जो क्वेश्चन है कि कितना ग्राम अल्मीनियम चाहिए, तो 270 ग्राम, और Fe2O3 फेरक ऑक्साइड जो है ये टोटल 5 मोल होगा। तो ये देखिए इसका इक्वेशन है, एल्युमिनियम और जो है फेरक ऑक्साइड ये बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में लोहा, ठीक है, फेरक। तो ये कितना मोल हो रहा है, 2 × 27 हो जा रहा है ना, एल्युमिनियम का 27 है तो 54 ग्राम हो गया। इधर लोहा कितना हो जा रहा है, लोहा 55.8 था इंटू 2 यानी 111.6 ग्राम हो गया, ठीक है। तो इतना ग्राम लोहा किससे बन रहा है, इतना ग्राम एल्युमिनियम से बन रहा है। 111.6 ग्राम ऑफ Fe इज प्रिपेयर्ड बाय 54 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो 1 ग्राम कितना से बनेगा, 54 बाई दिस, और 558 ग्राम कितना से बनेगा, ये इंटू करके काट के कितना के 270 ग्राम। अब साथ में हमें निकालना है कि इसका मोल, ये कितना मोल होगा। तो देखें कि जो Fe है, Fe कितना है 111.6 ग्राम है, सॉरी टोटल इसका कितना बनाना होगा 558 ग्राम। तो 558 ग्राम मतलब कितना मोल, तो 558 को हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका मोलर वैल्यू कितना है 55.8 है, उसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा 10 मोल, यानी टोटल लोहा कितना है 10 मोल है। तो 10 मोल लोहा बनाने के लिए ये कितना मोल चाहिए, तो देखें सॉरी ये निकालना था इसका मोल। तो ये कितना मोल है, ये 1 मोल है, एक ही है ना, 1 मोल है। तो इसका 1 मोल, इसमें कितना मोल है, देखिए 2 है, 2 मोल है। तो इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, यानी 2 मोल ऑफ Fe इज ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ Fe2O3, ठीक है। इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल बनेगा 1/2। तो इसका 10 मोल, Fe का 10 मोल कितना से बनेगा, इसका 5 मोल से बनेगा, ठीक। अब आते हैं लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल। तो ये पहला जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने सॉल्व किया है। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.33। अब हमें क्या पता है कि म्यू ऑफ गिलास, यानी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास, है ना। और वाटर का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यानी ऊपर में एयर वाला होता है, नीचे में उस मीडियम का होता है। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह बनेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास बाय म्यू ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस तरह से वैल्यू बैठाएंगे, इसको उसी तरह छोड़ दिया, इसका वैल्यू दिया हुआ था 2 × 10⁸, इसका वैल्यू है 1.5, इसका वैल्यू 1.33। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। यानी जो मीडियम जो होता है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें लाइट का स्पीड कम हो जाता है। यहाँ देखिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है या 1.3, 1.5 ज़्यादा है। तो इसमें जो है वेलोसिटी होगा लाइट का वो कम होगा, इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा। देखें इसका वेलोसिटी था 2 × 10⁸, ये गिलास में था, और पानी में कितना आया 2.25, 2 से ज़्यादा है ना 2.25, तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ये क्वेश्चन नंबर 5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में होगा। तो एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ होता है बाई, और उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ था 1.8 × 10⁸, ये दोनों कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.666 और अप्रॉक्स में 1.67। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लंबाई है 15 सेंटीमीटर। एन इमेज इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस के सामने जब हम उस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो फिर जो है दूसरी तरफ
हम सामने में कितना सामने रख रहे हैं, 15 सेंटीमीटर सामने रख रहे हैं उस लेंस के। तो लेंस के दूसरी तरफ 30 सेंटीमीटर पर उसका एक इमेज बन रहा है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है, यानी रेखीय आवर्धन, और इमेज साइज भी निकालना है, ठीक, इमेज का साइज। तो आंसर है लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा 2 और इमेज का साइज होगा 30 सेंटीमीटर। इस तरह का जो क्वेश्चन हमेशा आता ही है, माध्यमिक में भी आता है ज़्यादा। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। लीनियर मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना है 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15, 15 से 30 काटेंगे 2, तो ये एक आंसर हो गया। फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 2, यहाँ लिखेंगे, इमेज का साइज ऊपर में और ऑब्जेक्ट का साइज नीचे में, यानी 15, 15 इधर इंटू हो जाएगा 2 से, यानी साइज ऑफ द इमेज होगा 30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 6 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये जो इमेज दिया है बोला ए और बी पॉइंट के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक, यानी समतुल्य प्रतिरोध। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा इसका देखें। इस इमेज को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, अगर ठीक से देखेंगे तो ये असल में ऐसा है, ए यहाँ तक 10 ओम है, फिर इस तरह से डिवाइड हो रहा है 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम और इधर 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें ए और बी के बीच में निकालना, पहले यहाँ निकालेंगे। देखें तो अगर हम ये इसका नाम सी दें, यहाँ डी नाम दें, तो ये और ये देख रहे आप सीरीज में है, तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और इधर भी 10 और 10 20 हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए सी और डी के बीच के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं आर डैश। तो फिर कितना होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, चूँकि ये दोनों पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में, तो 1/r डैश इक्वल टू होगा 1/, इसका वाला कितना हो जाएगा 10 और 10 इंटू ऐड हो जाएगा 20, और ये भी हो जाएगा 10 और 10 ऐड हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। तो करेंगे तो ये एलसीएम लेके 2/20 यानी 1/10, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/10, मतलब r डैश कितना हो गया 10। तो r डैश जो था ये था सी और डी के बीच में, तो अब नक्शा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी पहले ए से सी तक 10 है, फिर सी से डी में हमने अभी निकाला r डैश वो 10 हुआ, और डी से बी तक ये 10। तो अब ये तीनों कितना हो गया सीरीज में हो गया, तो तीनों को बस ऐड कर देंगे, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना होगा 10 + 10 + 10 यानी 30 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिसिटी का वो है कि 2 बल्ब है, एक का है 220 वोल्ट 40 वाट और दूसरा है 220 वोल्ट 60 वाट। दोनों को पैरेलल कनेक्शन जोड़ा गया है। इन विच बल्ब मोर हीट विल बी प्रोड्यूस, किस बल्ब में ज़्यादा हीट पैदा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं जिसका ज़्यादा वाट होता है उसमें ज़्यादा हीट पैदा होगा, है ना, 60 वाट वाला में। तो इसको बना के भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। तो अगर बना के दिखाने बोलता है तो हम इस तरह दिखा दे रहे हैं। बल्ब ए मान लेते पहला वाला, दूसरा वाला बल्ब बी। पावर है 40 वाट, वोल्ट है 220 वोल्ट, इसमें पावर 60 वाट है, वोल्ट है 220 वोल्ट। दोनों में सेम होगा वोल्ट क्योंकि पैरेलल में है। हम सबसे पहले इसका करंट निकालेंगे। करंट का फॉर्मूला आया हो जाएगा P/V। तो इसका P है 40 और नीचे वोल्ट है 220, डिवाइड करके आएगा 0.18 एम्पियर, इसका आ जाएगा 0.27 एम्पियर। अब ये करंट हो गया, यानी किस में ज़्यादा करंट होगा 0.2 या 0.1, 0.2। तो सो बल्ब बी विल कंज्यूम मोर करंट, है ना, जो दूसरा बल्ब है वो ज़्यादा करंट यूज करेगा। और जूल्स का लॉ से क्या पता चलता है हमें, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², यानी करंट का स्क्वायर के साथ हीट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यानी अगर करंट बढ़ता है तो हीट भी ज़्यादा पैदा होगा। तो इसमें चूँकि करंट ज़्यादा है तो इसमें हीट भी ज़्यादा पैदा होगा, यानी बल्ब बी जिसका 60 वाट है विल प्रोड्यूस मोर हीट, उसमें ज़्यादा हीट पैदा होगा। और ये एक क्वेश्चन है, ये भी मैंने दिया था 2023 में ही दिया था, जो जिससे हम इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए एक घर है जिसमें 40 वाट का 2 बल्ब है, 60 वाट का एक फ़ैन है और 150 वाट का जो है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है, और जो है सब ये जितना सारा चीज़ है वो 10 घंटा डेली चलता है। तो बड़ा मंथली बिल मालूम करना है अगर 1 यूनिट का प्राइस जो है वो 5 रुपया है, और मान लेना है कि 1 महीना में 30 दिन है। आंसर है 435 रुपया।
तो इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं टोटल पावर कितना है। तो 40 वाट का 2 बल्ब हो गया, 80 वाट हो गया, 60 वाट का एक फ़ैन है और 150 वाट का एक फ्रिज है। तीनों को जोड़ेंगे 290 वाट हुआ। अब 290 वाट हुआ, टोटल टाइम जोड़ लेंगे 10 घंटा करके 30 दिन, कितना घंटा हो गया 300 घंटा। अब कितना इलेक्ट्रिक यूज होगा एक महीना में, देखें इसका फॉर्मूला में पता है, वाट इंटू आवर बाय 1000। वाट कितना है 290, टोटल कितना घंटा चलेगा एक महीना में 300 घंटा बाई 1000, सब काटेंगे आ रहा 87 किलो वाट आवर। इसी को बोलते हैं BOT यूनिट, इसी को यूनिट बोलते हैं। यानी टोटल कितना यूनिट हो गया 87 यूनिट। तो 87 यूनिट को 5 से इंटू कर देंगे, इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा। ठीक है, 87 इंटू 5 435 रुपया इलेक्ट्रिक बिल होगा महीना का। और एक लास्ट क्वेश्चन भी मैंने बना दिया चैप्टर 7 का, कि जिसमें मैंने बोला था यूरेनियम का एक जो न्यूक्लियस है और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल एक बीटा पार्टिकल निकलता है। तो नया वाला जो एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिखना है। तो देखिए जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, 92 से 2 हो जाएगा 90, 2 कम हो जाएगा 90 हो जाएगा, और मास नंबर 4 कम हो जाता है। ठीक है, तो 238 से 234 होगा। फिर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो बीटा पार्टिकल निकलने से क्या होता है, मास नंबर जो है वो सेम रहता है, 234 है तो 234 ही रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर वो 1 बढ़ जाता है। तो 90 से कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो ये जो नया वाला एलिमेंट बना इसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना 91 और मास नंबर कितना हो गया 234। ये हो गया आंसर। ये आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है। तो स्टूडेंट ये मेरा कंप्लीट हो गया, इसका मैं PDF फाइल दे दूँगा और आप सभी इसके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट पेपर वगैरह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि सजेशन 100% गारंटी नहीं होता है, इसमें से बहुत सारा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।